फालतू में गवाही देने के लिए नहीं आएंगे, प्रोसिक्यूटर्स प्रॉपरली प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएंगे, जजेस को डर होगा, फियर होगा, इंटिमिडेशन होगी, हरासमेंट होगी, और जो गवाहान है, जो विक्टिम है, उनकी फैमिलीज महफूज नहीं होंगी, तो इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, बल्कि नाइंसाफ़ी का मुआशरे में बोलबाला होगा। आज हम विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को डिस्कस करेंगे, और एवरी लेजिस्लेशन हैज़ अ बैकग्राउंड। क्या रीजंस थी, क्यों लेजिस्लेट किया गया, क्या वजूहात बनी कि कानून बनाना पड़ गया। तो इसका जो बैकग्राउंड है, ओवरव्यू है 2018 का, जो पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट का है, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये बिल प्रोविंशियल असेंबली ने मई 16 2018 को पास किया, और गवर्नर की एसेंट इसको मई 21 2018 में मिली, और उसके बाद जो प्रोमलगेशन की डेट है वो भी एक्ट में आप देख लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या था इसका प्रोमलगेट करने का? इसका विटनेस प्रोटेक्शन के हवाले से सिंध ने 2013 में, बलूचिस्तान ने 2016 में, KPK ने 2021 में, और एक फेडरल लॉ बना प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस एंड अदर पर्सन्स जो कनेक्टेड हैं क्रिमिनल ट्रायल्स के साथ, जिन्होंने कोई रोल प्ले करना होता है। तो ये सारे एक्ट्स जो हैं ये बने, और इनका एक ही मकसद था कि किस तरह हमने विटनेसेस की प्रोटेक्शन करनी है, उनकी फैमिलीज़ की करनी है, और उनसे रिलेटेड लोगों की जो अदालत में गवाही दे सकते हैं, जो जजेस हैं, जो वकला हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जजेस को इंटिमिडेट किया जाता है, वकला जो केसेस को परसू कर रहे होते हैं। तो दैट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट 2018 विटनेसेस के हवाले से, टू प्रोटेक्ट विटनेसेस एंड अदर पर्सन्स कनेक्टेड विद सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये इसका ऑब्जेक्ट है। स्कोप इसका क्या होगा? इट प्रोवाइड्स मेजर्स टू सपोर्ट एंड एड्रेस प्रीवियस इनएडिक्वेट मेजर्स, जो इन इफेक्टिव मेजर्स से पहले लेजिस्लेशन में, कानून में जो कारगर साबित नहीं हो रहे थे, जो गवाहान को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो उनसे रिलेटेड लोग हैं, वो जजेस हों, प्रोसिक्यूटर्स हों, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हों, जिनको भी थ्रेट होगा, वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये इसका स्कोप है कि ये उन कमियों को पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जो है वो पूरा करेगा। अब क्या गोल्स अचीव हुए इस लेजिस्लेशन से, इस कानून से? जो अचीव हुए या जो अचीव होने चाहिए, जो अचीवेबल हैं। सबसे पहले सेफ्टी ऑफ विटनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू कंट्रोल इंटिमिडेशन, फियर एंड हरासमेंट, कंट्रोल ऑफ फियर और रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मीन्स कुछ लोग गवाही देंगे तो उनको ये कहा जाता है अगर आप गवाही देंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपका नुकसान कर दिया जाएगा। स्मूथ प्रोसीडिंग ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द गोल ऑफ दिस लेजिस्लेशन ये भी है कि ये जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उनमें जो विक्टिम होते हैं वो भी अंडर थ्रेट होते हैं, जजेस होते हैं, गवाहान होते हैं। ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, कुछ इस कंट्री ने, हमारे मुल्क ने कमिटमेंट्स की हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं कि हम अपने गवाहान को प्रोटेक्ट करेंगे। जो कानून नाफज करने वाले इदारों से लोग मुंसलिक हैं, जो जजेस हैं, जो वकला हैं, उनकी प्रोटेक्शन स्टेट की जिम्मेदारी है। उस हवाले से भी ये इसका एक गोल होगा। प्रमोशन ऑफ टेस्टिमोनियल क्वालिटी, वॉलंटरीनेस। अगर गवाह आदि देगा या डर के देगा या बेनिफिट देगा, प्रीमियम देगा मुल्ज़म को किसी भी वजह से, वो हरासमेंट हो, वो इंटिमिडेशन हो,
तो वो अल्टीमेटली उसकी जो क्वालिटी है जो वो नहीं होगी उस टेस्टिमनी की, उस शहादत की, तो ये भी गोल जो है ये अचीव होगा। कंसर्न प्रोविजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस सबसे पहले तो आर्टिकल 9 की है, जो राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी देता है। आपका आइन आपको लाइफ एंड लिबर्टी देता है, और वो गवाह हो, वो वकील हो, वो जज हो, उससे रिलेटेड बंदे हो, वो फैमिलीज हो, रिश्तेदार हो, कोई बंदा भी जो इंसाफ के लिए सिस्टम के साथ खड़ा होता है, तो उसकी सेफ्टी जो है वो अटमोस्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 10 ने राइट टू फेयर ट्रायल नहीं होगा अगर गवाहान डर जाएंगे तो नहीं होगा। सेक्शन 21 80 ए 1997 उसमें आपने पढ़ा होगा, एंटी टेररिज्म एक्ट में 97 में उसके ये दोनों सेक्शन ये बताते हैं कि किस तरह हमने अपने अमले को, अपने जजेस को, वकला को और गवाहान को उनको प्रोटेक्शन देनी है। ऑल प्रोविंशियल एंड फेडरल एक्ट्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस, जैसे मैंने पहले कहा कि जो प्रोटेक्शन एक्ट पहले बने थे, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, और प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014 में बना, जो ये एक टेम्प्रेरी फेज था, 2 साल के लिए था, तो उसमें उसके पीछे भी विजडम यही थी कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए और प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस होनी चाहिए और उससे रिलेटेड। अब हम सबसे पहले इसके इसके ऑब्जेक्ट एंड स्कोप को रीइटरेट करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। आई विल से बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ स्टैट्यूट टू प्रोटेक्ट विटनेसेस एंड अदर पर्सन। यहाँ पे सिर्फ गवाहान की बचत नहीं है, उनके लिए हिफाजत नहीं है, उनसे रिलेटेड और लोग भी जो हैं, वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जिनकी इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी प्रोटेक्शन होगी। कनेक्टेड विद द सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स it is necessary to provide for measures to protect witnesses. All this act is talking about the measures. वो कौन से वेज हैं, वो कौन से मेजर्स हैं, वो कौन से मोड्स हैं जो आपने अडॉप्ट करने हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस एंड अदर पर्सन्स related to criminal proceedings. Prosecution and trial of certain criminal proceedings relating the offense of terrorism, sexual offense, or any other serious offense, and to provide for ancillary matters. मीनिंग देयर बाय कि टेररिज्म के कोई जराइम है, कोई सेक्शुअल हरासमेंट है, सेक्शुअल ऑफेंसेस हैं, या कोई हाई प्रोफाइल केसेस हैं, फॉर दैट रीज़न इसमें ये लेजिस्लेशन फॉर दैट वेरी पर्पस की गई है। शार्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये जिस तरह प्रीएम्बल आप कहते हैं कि दैट इज की टू स्टैट्यूट, आई कंसिडर दिस फर्स्ट सेक्शन आल्सो अ सेकंड की टू स्टैट्यूट की, क्योंकि इसमें इसकी व्हेन इट विल कम इनटू फोर्स ये होता है, और कहाँ तक इसकी जुरिस्डिक्शन है, इट एक्सटेंड्स टू ऑब्वियसली इट इज़ पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस एक्ट, तो ये पंजाब के लिए है, और एट वंस द मोमेंट इट गॉट एसेंट ये इन प्ले हो गया और ये लागू हो गया। डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट जो की आइडियाज़ हैं मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, और ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी देखते हैं तो दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर दी पंजाब प्रोटेक्शन एक्ट। विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड होगा, ये सेक्शन 2B ये कहता है। इसको हम आगे जाके देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि बोर्ड है क्या, क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन अगर आ जाता है कि व्हाट इज विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड, हु आर द मेंबर्स ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड एंड व्हाट विल बी देयर रोल, ये कंप्लीट क्वेश्चन 20 नंबर का आपको इससे आ सकता है। क्लोज protection service means the provision of bodyguards or purposes of protection from assault, assassination or kidnapping. एक क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस है, जैसे ये इसका मीनिंग ही कन्वे कर रहा है, और आगे वो खुद बता भी रहे हैं कि बॉडीगार्ड्स जो है आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं अगर आपको कोई थ्रेट है, जान का खतरा है, असाल्ट का खतरा है, तो ये क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस जो है वो आपके लिए होगी। Court means court seized of the case to which the act applies. Criminal proceedings means an investigation, inquiry, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो बताया गया है वही होगा। हाई रिस्क अक्यूज्ड means a person under investigation
charged with or tried for the commission of an offense of terrorism or serious offense and is considered to be a high risk for the persons connected with the criminal proceedings. He will be called high risk accused और ये सेक्शन 2G में इसको डिफाइन किया गया. Law enforcement agency includes the body or agency responsible for the enforcement of law relating to prevention, detection and investigation of an offense. Offense of terrorism की वही डेफिनेशन होगी जो 80 A में 1907 में की गई है. प्रेस्क्राइब्ड मीन्स वही रूल्स होंगे. प्रोग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट. जिस तरह हमने वो सेल की बात की, बोर्ड की बात की, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस लेजिस्लेशन टू. विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम वो होगा जो इस एक्ट के तहत बनाया जाएगा. प्रोटेक्टेड पर्सन मीन एनी पर्सन हु इज एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन, जिसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, जिसको हिफाजत दी जाएगी, उसको आप प्रोटेक्टेड पर्सन कहा जाएगा. और प्रोटेक्टेड पर्सन ये कन्वे कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ विटनेस हो, उसका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, हु इज़ कनेक्टेड विद द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. वो जज भी हो सकता है, वो वकील भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है. सीरियस क्रिमिनल केस रूल्स वही हैं जो इस एक्ट के तहत बनेंगे. Serious criminal case means a criminal case pertaining to a serious offense and pending in a court. Serious offense means an offense punishable with death or imprisonment for life or for a term exceeding 7 years and includes a sexual offense but it does not include an offense of terrorism. That will be called serious offense. Sexual offenses क्यों में दिए गए हैं. पाकिस्तान पीनल कोड के और पंजाब सप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस के कुछ वो दिए गए हैं कि ये सारे ऑफेंसेस जो होंगे ये सेक्सुअल ऑफेंसेस की डेफिनेशन में आएंगे. टेररिज्म केस मीन्स अ क्रिमिनल केस पेंडिंग इन अ कोर्ट पर्टेनिंग टू एन ऑफेंस ऑफ टेररिज्म. यूनिट भी इंपॉर्टेंट है. बट इट सेज आपको इस लेजिस्लेशन में बार बार यूनिट का वर्ड मिलेगा. विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट होता क्या है, इस पे भी आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्या इसके मैंडेट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं इसकी, और क्या इसकी लाइबिलिटीज हैं, क्या पावर्स हैं. ये क्वेश्चन आपको इस पे विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट पे जस्ट लाइक प्रोटेक्शन बोर्ड है उस हवाले से पूछा जा सकता है. विटनेस मीन्स अ पर्सन वही विटनेस होगा जो कानून शहादत के मुताबिक विटनेस होगा. स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ के लिए स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाते हैं अनलाइक जनरल लॉ. अब जो हमने ऊपर सॉरी ये जो हमने बोर्ड की डेफिनेशन पढ़ी, अब सेक्शन 3 जो है ये बता रहा है कि ये विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड है क्या. आइए देखते हैं इसको. The government shall establish the witness protection board consisting of the following members. आपको पूछा जा सकता है कौन कौन मेंबर हो सकते हैं इस प्रोटेक्शन बोर्ड के. तो वो ये हैं. सबसे पहले ACS क्या है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस, और एज द केस में बी द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट. इन दोनों में से कोई एक पहला मेंबर जो है इसका होगा. ये टोटल 7 हैं. नेक्स्ट आएगा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, PG प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, एक्सक्यूज मी, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म पुलिस डिपार्टमेंट, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल ब्रांच एंड एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशंस. ये सारे जो हैं ये इसके प्रोटेक्शन बोर्ड के ये जो हैं ये मेंबर्स होंगे.
सबसेक्शन 2 अब सेक्शन 3 ये क्या कहता है? मेंबर्स का आपको पता चल गया, उनके नंबर का पता चल गया। आपको पूछा जाता है कौन सा सेक्शन है जो बोर्ड की बात करता है, आप बता सकते हैं सेक्शन 3। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन मेंबर होंगे, आपके सामने ये मेंबर होंगे। अब सबसेक्शन 2 जो है इट विल टॉक अबाउट द चेयरपर्सन। 7 मेंबर्स है, एक कमेटी है, उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई सरबराह होना चाहिए। वो ये कहता है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी or as the case may be secretary to the government home department shall be the chairperson of the board। अब वो चेयरपर्सन क्या करेगा? वो बाय नोटिफिकेशन उस कमेटी का उन मेंबर्स के लिए, उनके काम के लिए, उसकी रनिंग के लिए, उसकी प्रोसीडिंग्स के लिए एक सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट कर देगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। अब मेंबर्स का तो आपको सेक्शन 3 बता रहा है, चेयरपर्सन भी होगा, सेक्रेटरी भी होगा, दैट विल बी कंपोजिशन ऑफ दैट बोर्ड। व्हाट विल दे डू? उनका काम क्या होगा, क्या ड्यूटीज वो परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले वो ये करेंगे, वो पॉलिसी गाइडलाइंस बनाएंगे जो इस एक्ट के मुताबिक होंगी, इन कॉन्सोनेंस विद द एक्ट होंगी, इन लेटर एंड स्पिरिट। इसको वो फॉलो करने के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस जो हैं वो बनाएंगे, और वो फिर अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस जो है वो गवर्नमेंट को फॉर अप्रूवल भेजेंगे। आगे वो ये क्या करेंगे, वो ओवरसी करेंगे एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ गाइडलाइंस। उन्होंने बनाई गाइडलाइंस, अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को भेजा। अब एक और मकसद है, वो चाह रहे होंगे, वो क्या चाह रहे होंगे, एक्ट ये चाह रहा है, हम सब ये चाह रहे हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर जो है उसको वो ओवरसी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी वो ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों का। स्पीयरहेड एंड सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द यूनिट्स। स्पीयरहेड लीडिंग रोल प्ले करेंगे, वो लीड करेंगे, वो बताएंगे कि, और सुपरविजन भी उनकी होगी कि वो जो यूनिट्स बनेंगे उनके फंक्शंस की, वो उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। दैट विल बी द रोल ऑफ बोर्ड। इंप्लीमेंट परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी वो फंक्शन जो है, जो मेन मकसद जो है इस एक्ट का, उसको हासिल करने के लिए अगर कोई वो फंक्शन डिवाइस करते हैं या गवर्नमेंट उनको ये कहती है तो वो ये करेंगे। इंप्लीमेंट एनी अदर डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद द एक्ट। गवर्नमेंट की वो डायरेक्शन जो इस एक्ट के लिए है वो भी वो ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। आगे सेक्शन 4 है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू एंड दैट कैन हैव अ डिटेल्ड नोट ऑन इट। एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि ये विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट है क्या। अब हम यूनिट की तरफ आते हैं, बोर्ड का आपको पता चले। गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश द फॉलोइंग विटनेसेस प्रोटेक्शन यूनिट्स। ये 2 यूनिट होंगे। एक यूनिट जो होगा वो टेररिज्म को डील करेगा, और दूसरा यूनिट जो होगा वो सीरियस ऑफेंसेस को डील करेगा। 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स एज पर डिक्टेट्स ऑफ सेक्शन 4 विल बी फॉर्म्ड। गवर्नमेंट क्या करेगी, बोर्ड की रिकमेंडेशन पे हेड ऑफ यूनिट बनाएगी। अगर वो 2 यूनिट होंगे, उनके 2 हेड्स होंगे, हेड ऑफ यूनिट बनाएगी। एक भी हो सकता है, गवर्नमेंट जैसे भी इसको देख सकती है। सच अदर मेंबर्स ऑफ द यूनिट, उसमें जितने मेंबर्स उनको चाहिए होंगे, अप्रूवल गवर्नमेंट की होगी और बोर्ड की रिकमेंडेशंस होगी। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि इसकी जनरल सुपरविजन और कंट्रोल जो है वो बोर्ड के पास होगी, वही बोर्ड जो हमने पहले पढ़ा है। और इट शैल डिस्चार्ज इट्स फंक्शन इफेक्टिवली एंड मीनिंगफुली टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट एंड शैल इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड। और यूनिट का काम बोर्ड की डायरेक्शंस के मुताबिक अचीवमेंट होगी उन मकासद की जिन मकासद के लिए ये पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस एक्ट 2018 बना है।
प्रोटेक्टेड पर्सन्स को देखते हैं, वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, a victim or a witness or any other person connected with the proceedings and a person closely related to a aforesaid person may apply for protection under the act. अब बाकायदा इसकी एप्लीकेशन होगी। ये सेक्शन 5 ये कह रहा है कि प्रोटेक्टेड पर्सन्स बनने के लिए आगे हम पढ़ेंगे कि सू मोटो कहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट या कोई एजेंसी देखती है या क्या वो चीज़ें होती हैं। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन देंगे, अगर आप विक्टिम हैं, आप विटनेस हैं, आपका कोई रिलेटेड बंदा है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, हु कैन टेस्टिफाई इन कोर्ट, हु कैन बी हेल्पफुल फॉर द सिस्टम, हु कैन बी हेल्पफुल फॉर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो वो एप्लीकेशन देगा, इसके तहत अप्लाई करेगा। गवर्नमेंट, द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर or the court trying an offense of terrorism or a serious offense may direct the concerned unit to assess the risk. This is the idea. Assessment of risk will be the core idea of this section and this act के एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मुझे प्रोटेक्शन दे दे, और असेसमेंट होती है उसके मुताबिक वो कहते हैं भाई आपको ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, मैन पावर इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ये देखेगी, या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे, असेस करेंगे रिस्क को और उसके कंटिन्यूड रहने के, उसको ये दिखा हुआ है, और कंटिन्यूड रिस्क ऑफ एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड विद द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। The unit shall consider the following matters while determining the risk of a person. You may be asked by examiner, कौन से factors हैं for determination of risk assessment? क्या क्या देखेंगे आप? सबसे पहले आप देखेंगे risk profile of the person involved. उसकी एक प्रोफाइल होगी, पता होगा कि किस लेवल का रिस्क है। The nature and gravity of the threat to that person. क्या कहा गया उसको, भाई आपको अब्यूज करेंगे, या उसको ये कहा गया कि भैया आपको मार देंगे, तो दैट डिटरमिन्स दी रिस्क इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। द मेजर्स रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, वो कौन से वेज होंगे जिससे उसको रिड्यूस किया जाएगा या एलिमिनेट किया जाएगा। अगर एक बंदे को, वो जो हमने ऊपर सेल की बात की, जो क्लोज सेल था, जिसमें ये कहते हैं कि आपका वो आपको बॉडीगार्ड चाहिए होंगे, तो अगर आपको उसका एक्सपेंसेस जो है पब्लिक एक्सचेकर पे और होगा, मैन पावर की रिक्वायरमेंट और होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाएगी। और अगर किसी बंदे को विटनेस को कहीं शिफ्ट करना है, छुपाना है, उसकी आइडेंटिटी छुपानी है, कंसील करना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि वो क्यों करेंगे मेजर्स, और कौन से मेजर्स वो लेंगे जिनसे एलिमिनेशन हो जाएगी उस थ्रेट की, उस मामले की, और वो रिडक्शन में आएगा। सेक्शन 6 कहता है नॉन कोर्ट मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन। कोर्ट के अलावा वो कौन से वेज होंगे? ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, डायरेक्शन को आप समझे, और ऑफ इट्स ऑन मोशन, दोनों वेज हैं। A unit may, in consultation with the person to be protected, take one or more of the following measures for the protection of a protected person. सू मोटो भी हो सकता है और गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे भी हो सकता है। क्या मेजर्स लेंगे पूछा जा सकता है, कौन से मेजर्स होंगे वो जो लेंगे? सबसे पहले प्रोविजन ऑफ क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस, जैसे हम पहले बात की, मैंने आगे वो सेल बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर इट। प्रोविजन ऑफ क्लोज प्रोटेक्शन सर्विस, जिसमें वो बॉडी गार्ड्स की बात हो रही थी। लॉजिंग इन ए सेफ हाउस, किसी ऐसी जगह उसको शिफ्ट करते हैं जहाँ पे वो सेफ होगा। टेम्परेरी या परमानेंट रिलोकेशन ऑफ ए सेफ प्लेस, इधर से उधर उसको भेज दिया जाएगा। चेंज ऑफ आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी को, उसको शनाख्त को, अगर जैन को वो कह देते हैं कि इसको हम मोहम्मद अली कह देते हैं, दैट इज चेंज ऑफ आइडेंटिटी, तो ये कर सकते हैं। कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कंसील किया जा सकता है। Change of identity and concealment of identity are two different things, as the words are self-explanatory in
in themselves. उनको अब अगर एक गवाह है उसकी रिस्ट्रिक्शन उसमें इम्पोज कर दी जाती है, उसको कहते हैं कि भाई आपने इस क्लोज्ड एरिया से बाहर नहीं जाना, आप काम नहीं कर सकते, आप कमा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल फैक्टर विल कम इनटू प्ले. तो ये कहता है कि एफ पे प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ए प्रोटेक्टेड पर्सन हु इज अनेबल टू अंडरटेक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जाएगी. सबसेक्शन 2 कहता है दिस यूनिट शेल डिटरमिन द टाइम फॉर विच अ नॉन कोर्ट प्रोटेक्शन मेजर शेल रिमेन इन फोर्स. वो ये बताएंगे कब तक, कितने टाइम के लिए ये होगा, कब तक ये कंटिन्यू रहेगा, और कब इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है कि जब उसकी ज़रूरत ही ना रहे. अब एक बंदे को प्रोटेक्शन फॉर होल ऑफ द लाइफ तो दी नहीं जा सकती. वो देखेंगे कि अगर वो रिस्क असेसमेंट यूनिट वो ये कहता है कि अब वो रिस्क नहीं है, अब वो मामलात नहीं है, तो वो विड्रॉ किया जा सकेगा. और लेकिन उनको विड्रॉ करने के लिए दे हैव टू रिकॉर्ड रीजंस. आप जो भी ऑर्डर करते हैं, आप जो भी बात करते हैं, उसके लिए आपको रीजंस रिक्वायर्ड होती हैं. गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द यूनिट रिवोक और मॉडिफाई द प्रोटेक्शन मेजर्स. उसको ख़त्म किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकती है, चेंजेस हो सकती है. एक्सपेंसेस फॉर मेजर्स अंडर सब सेक्शन शैल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंसेस बियर करेगी. एवरी डिपार्टमेंट, हर एजेंसी गवर्नमेंट की, ऑल एजेंसीज विल बी इन कोऑपरेशन विद ईच अदर फॉर अचीविंग द असिस्टेंस टू यूनिट. ये जो है वो सब सेक्शन 5 कह रहा है. आगे असिस्टेंस टू विटनेस सेक्शन 7. अ विटनेस अदर देन अक्यूज, यहां पे अक्यूज तो फारग हो गया, इज एलिजिबल फॉर असिस्टेंस. यू मे बी आस्क्ड अबाउट द एलिजिबिलिटी असिस्टेंस क्राइटेरियन, के कैसे आप एलिजिबल होंगे, वो कौन से अवामल और फैक्टर्स होंगे, ये हम आगे इसको डिस्कस करते हैं. इन कनेक्शन विद हिज टेस्टिमनी before a court in a terrorism case or a serious criminal case under a direction for special measures, when he is willing to give evidence but is fearful or under stress. तो यहां पे जो है देखा जाएगा कोर्ट की सेटिस्फैक्शन. वो ये कहते हैं कि अगर एक बंदा एविडेंस तो देना चाह रहा है लेकिन वो अंडर स्ट्रेस है, वो फियरफुल है, और उसको कोई इंटिमिडेशन है, हरासमेंट काज हो रही है, तो कोर्ट ये सेटिस्फाई करेगी अपने आप को कि क्वालिटी एविडेंस इज लाइक टू बी अफेक्टेड ऑन दैट अकाउंट. इसमें जैसे मैंने पहले कहा, पर्सन की, फैमिली की, प्रॉपर्टी की, हर चीज की प्रोटेक्शन जो है, ये प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत ये गवर्नमेंट के, इनके फंक्शनरीज की, इस प्रोटेक्शन बोर्ड की और यूनिट्स की, वो इन कोलैबोरेशन जो है वो होगी. आगे वो कहते हैं कि वो अगला एलिमेंट कहते हैं ही सफर्स फ्रॉम ए फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसऑर्डर. अगर उसको कोई ये इश्यू है तो दैट विल बी काउंटेड टू ही इज अंडर द एज ऑफ 16 years एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ही इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस. सब सेक्शन 2 आ गई, ये फैक्टर्स से जो हमने डिस्कस कर ली है सेक्शन 7 के हवाले से. अब कोर्ट सब सेक्शन 2 में ये कह रही है the court while making an order under this section shall also consider the following factors. Additional factors वो क्या होंगे? Personal circumstances of the witness including his opinion and belief. उसका पर्सनल सर्कमस्टांसिस में उसका रिलीजियस बिलीफ भी आ सकती, कोई चीज और भी आ सकती है. वो ये कहता है कि नहीं, मेरे नजदीक एविडेंस जरूरी नहीं है. Those factors will also be considered. He will be honored. The behavior of the accused, his family or associates or any other person towards him, वो देखेंगे कि अक्यूज का, उसके रिश्तेदारों का, दूसरे लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स ए विटनेस वो क्या है. नेचर एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द ऑफेंस, रिपोर्ट ऑफ द यूनिट विद रिगार्ड टू ग्रेविटी ऑफ द थ्रेट टू द विटनेस. These will be additional factors
before making an order by court, which court will consider. अब हम आ जाते हैं उन स्पेशल मेजर्स के बारे में। स्पेशल मेजर्स जो हैं, आपके माइंड में मॉडर्न डिवाइसेस आनी चाहिए। वो स्पेशल मेजर्स क्या हो सकते हैं? जैसे आप हर चीज़ प्रोटेक्ट करके इन अ सेफ वे अपना वो गेम प्ले करते हैं, दोज विल बी स्पेशल मेजर्स। सेक्शन 9 to 14 जो है उन स्पेशल मेजर्स की बात कर रहा है। सबसेक्शन 2 ये कहता है, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स और ऑन इट्स ओन मोशन, दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट ए विटनेस नीड्स असिस्टेंस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। असिस्टेंस, वो जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, पैरामीटर्स असेस किए पिछले प्रीवियस सेक्शन में, वो ये कहते हैं कि उसकी प्रोटेक्शन तो चाहिए। इट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट टू टेक सच स्पेशल मेजर्स एज आर मेंशन्ड इन द ऑर्डर, बट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर द कोर्ट शैल अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द ऑर्डर। बात तो ये कर रहे हैं कि जो एडिशनल फैक्टर्स थे उसमें अगर वो पर्सनल बिलीफ, ओपिनियन, उसकी डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, उसका लेवल ऑफ थ्रेट, वो सारी चीज़ें जो है अगर वो ऐसा है कि कोर्ट ये समझ दिया कि भाई स्पेशल मेजर्स चाहिए और उसको असिस्टेंस भी चाहिए, दोनों चीज़ों को हमने मलहूज़े हाथ रखना है, तो फिर क्या होगा? वो राइट ऑफ हियरिंग देने के बाद वो इसको स्पेशल मेजर्स के लिए ले जाएंगे। स्पेशल मेजर्स शैल अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड हैव इफेक्ट फ्रॉम द डे द ऑर्डर इज मेड। जिस दिन ऑर्डर हो जाएगा स्पेशल मेजर्स के बारे में, दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट एंड अंटिल द प्रोसीडिंग्स आर कंक्लूडेड, और रहेगा तब तक जब तक प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल कंक्लूड नहीं हो जाती, या ऐसा पीरियड जिसके लिए कोर्ट खुद स्पेसिफाई कर देती है। स्पेशल मेजर्स मे बी डिस्चार्ज्ड और वेल्ड, तब्दील किया जा सकता है, जो दे सकते हैं वो ले सकते हैं, जो दे रहे हैं उसका मोड चेंज कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इसमें भी है। ये पहला जो स्पेशल मेजर है वो क्या है? स्क्रीनिंग अ विटनेस। इन लिटरल सेंस स्क्रीनिंग ए विटनेस से मुराद क्या है? बंदा दिखाई ना दे, नजर ना आए, वो कब आया है, वो कब गया है, वो किस वक्त आया है, वो किस वक्त गया है, उसको किसी ने नहीं देखा। दिस विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ अ विटनेस। The court may direct that a special measure be taken to prevent the witness from being seen while coming to the court to give evidence, or while entering the court, or while recording the evidence even. जब उसकी शहादत रिकॉर्ड हो रही है, even at that moment उसको नजर नहीं आ रहा, or while leaving the court in a manner that the continues to see or to be seen by the court, the public prosecutor, the legal representative acting in the proceedings, or any other person appointed by the court for the purpose. आपने अक्सर इंग्लिश मूवीज में ये देखा होगा कि जहाँ पे एक साइड पे वो एविडेंस हो रही है तो वो ब्लर इमेज आ जाता है, वो ग्लास होता है और ग्लास के पीछे वो बंदा जो है वो अपनी एविडेंस से रिकॉर्ड करवा रहा होता है। तो ये हमने इस विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से जैसे पहले पढ़ा, ये देखा है कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं, और टू अराइव एट ए जस्ट डिसीजन, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट यही है कि इंसाफ हो। गवाहान आएंगे, विदाउट फियर आएंगे, उनको लाइफ और लिबर्टी का राइट होगा, फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, तो तभी इंसाफ होगा। वीडियो लिंक ये जो है ये सेकंड स्पेशल मेजर है। When so directed by the court shall take special measures so that court may examine a witness through video link at a location outside the court. Generally कोर्ट के अंदर एविडेंस होती है, लेकिन अगर कोर्ट के पास फैसिलिटी नहीं है या कोर्ट और किसी वजह से ये समझती है कि थ्रेट है या अदरवाइज जो भी पोजीशन है, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन अ गुड मैनर एंड इन एन इफेक्टिव मैनर, एनी कैन बी रीजन,
When it is not possible to have a video link in the court may move to the place as determined by the comment in consultation with the High Court where such facility is available. Intimation to High Court जो है इसमें होगी. For the purposes of this section, the video link means a live television link or other arrangements. ये उसको उन्होंने explain किया है. A कहता है able to see and hear a person there and to be seen and heard by the person specified in section 9. B able to be seen and heard by the accused and the public unless the court direct otherwise. अगर कोर्ट कहती है जो भी डायरेक्शन कोर्ट देगी उसमें ये कार फरमा होगी. नेक्स्ट जो स्पेशल मेजर है ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के बारे में. कोर्ट ये कह सकती है कि इस कोर्ट में ये फलां लोग आने चाहिए, ये फलां लोग नहीं आने चाहिए. इसको मीडिया कवरेज देनी है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज नहीं देनी, प्रिंट मीडिया देनी है नहीं देनी, दैट विल बी इन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ कोर्ट, दैट विल बी सब्जेक्ट टू court order. On an application by the unit or the public prosecutor, the court may pass an appropriate order in terms of the proviso to section 352 of the CRPC or direct that the public generally or any particular person shall not have access to be or remain, अगर है वो तो बाहर निकाला जाएगा, the room of building used by the court. अब section 352 CRPC talks about the open court कि अदालत के दरवाजे हर एक के लिए खुले होंगे, लेकिन दिस इज स्पेशल लॉ. Stringent measures are required for the effective implementation of the Protection Act. तो वो ये कहते हैं कि ये कोर्ट करेगी और उसको एप्लीकेशन दी जा सकती है कि भाई आप किसी को आने दें या ना आने दें, या आप एंट्री रिस्ट्रिक्टेड करना लोगों की. सिंस इट इज स्पेशल लॉ, रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इसमें क्या होंगे कि यूजुअली ये होता है कि आपने अदालतों में अक्सर देखा होगा, इफ समवन इज अनरिप्रेजेंटेड, किसी का कोई वकील नहीं है और वो खुद भी ऑप्ट करता है बंदा कि मैं खुद क्रॉस एग्जामिनेशन कर लूँगा, तो कोर्ट्स बाद औक़ात इजाज़त दे देती है. यहाँ पे वो बात इस तरह कर रहे हैं, कब होगी और कब नहीं होगी. An accused charged with an offence of terrorism or a sexual offence shall not without an express permission by the court himself cross-examine a witness, but his counsel may cross-examine. Witness की बात हम कर गए, ये accused की बात कर रहे हैं. अब इसकी रीज़न क्या है? अगर एक सेक्शुअल ऑफेंस का विक्टिम है और उसमें वही मुल्ज़म जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, तो वो जो ट्रॉमा वो विक्टिम फेस करेगा दैट विल बी अनबेरेबल. ये हो सकता है कि वो उसको मज़ीद मेंटल टॉर्चर से बचाने के लिए ये प्रोविजन बनी है. दी परमिशन अंडर सबसेक्शन 1 shall not be granted when in the opinion of the court the cross examination by the accused in person is likely to affect the voluntariness or quality. मुल्ज़म प्रेशराइज कर सकता है उस विक्टिम को, उस विटनेस को, उसके किसी रिलेटेड बंदे को, तो फॉर दैट रीज़न ये रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली इसके लिए बता रहे हैं. द कोर्ट शैल फॉरबिड ए क्वेश्चन टू द विक्टिम ऑफ ए सेक्शुअल ऑफेंस, जैसे पहले कहा, रिलेटिंग टू एनी सेक्शुअल बिहेवियर ऑफ द विक्टिम ऑन एनी प्रीवियस ओकेजन, कि भाई आप प्रीवियसली इस तरह सेक्शुअली बिहेव आपने किया, तो दैट कैन क्रिएट अ मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा for that victim with the accused or any other person unless such a question in the opinion of the court is a relevant fact of in a case. Rarely court ये समझ दिया है कि for the just decision of the case to arrive at a just conclusion ये ज़रूरी है, उसके लिए आपको बड़ी स्ट्रांग कोर्ट को ओपिनियन देनी पड़ेगी. ये रिपोर्टिंग के मतलब है सेक्शन 13 कि रिपोर्टिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. वो ये कहते हैं ये जो ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं shall be prohibited in print, electronic or other media if the person involved in the offence is under the age of 18 years. बात ही ख़त्म है. अगर वो 18 years से नीचे है तो there will be no printing. The reporting of the identity of a person connected with an offence, वो ये कह रहे हैं
आगे इसमें डिस्टिंक्शन इन दोनों सबसेक्शन में ये है कि इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द क्वालिटी और वॉलंटरीनेस ऑफ द एविडेंस ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड विल बी डिमिनिश्ड देयर बाय, तो ये reporting of the identity of a person connected with an offense of terrorism or a sexual offense or the identity of the members of his family shall be prohibited in print, electronic or other media if the court is satisfied that the quality or voluntariness। अब ये बात कर रहे हैं अगर 18 साल से, तो पिछली शर्त ये थी कि 18 साल से नीचे है तो फिर तो बात ही खत्म। तो ये नेक्स्ट एक मार्जिन दे रहे हैं, उस मार्जिन में भी अपनी कोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस और सर्टेन पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। एनोनिमिटी ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन प्रोसीडिंग्स, कंसीलमेंट आपने पहले पढ़ा है। एनोनिमिटी व्हाट इट सिग्निफाइज if any proceedings to which this act applies where a person is or likely to be required as a witness, the court on the application fogi application of any party or of his own motion make an order for the preservation of the anonymity के इसकी आइडेंटिटी को, इसका सामने आने को आपने छुपा के रखना है और इसको प्रिजर्व कर लेना है इसकी एविडेंस को। or any person who might be identified in the evidence of the witness and ensure that his identity is not disclosed in or in the connection with the proceedings। Section 14 subsection 2 unless otherwise stated such an order shall be taken to include directions। अब अगर ये कोर्ट ये ऑर्डर करती है तो वो आपको सेक्शन 14 के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी वो डायरेक्शंस होंगी जो इंक्लूडेड होंगी उस कोर्ट ऑर्डर में। वो ये है दैट द नेम, एड्रेस एंड आइडेंटिफाइंग डिटेल्स शैल बी विदहेल्ड। विदहेल्ड मींस रोक ली जाएंगी। दैट द विटनेस में यूज ए सूडोनिम, वो अपना कोई नेम चेंज कर सकता है, कोई और नाम रख सकता है। अगर उसका नाम ए है तो वो कहता है बी है, कोई अदरवाइज कोई निक नेम यूज कर लेता है, कोई रॉन्ग नेम यूज कर लेता है। दैट नो क्वेश्चन इज आस्क्ड एट द ट्रायल दैट माइट लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विटनेस और हिज एड्रेस और एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच हिज आइडेंटिटी और एड्रेस। हत्तुल वसा ये कोशिश की जाएगी उसकी शनाख्त को, उसकी प्लेस ऑफ अबोर्ड को, उसकी रेजिडेंस को, वो किधर काम करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रोक ली जाएं। For the deletion or redaction from all documents. What is redaction? Redaction means जब आप रूटीन में कोई टेक्स्ट को एडिट करते हैं, किसी रिकॉर्डिंग को एडिट करते हैं, तो एडिट करके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आप उस चीज़ को जो डिटेक्शन करते हैं उसको एडिट करके साइड पे कर देते हैं। डिलीशन, अगर आप डिलीशन इज समथिंग डिफरेंट एंड डिटेक्शन जो है कि आप स्पेसिफिकली उस पोर्शन को एडिट करके उसमें से जो इंफॉर्मेशन आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो आप कर लेंगे। दैट नो पर्सन शैल पब्लिश और कम्युनिकेट टू एनी पर्सन दी आइडेंटिटी। और भी कोई बंदा वो ऑर्डर ये भी होगा कि भाई आप किसी को बताएंगे भी नहीं और वो फॉरबिडन होगा वो दूसरों के लिए अगर ये कोर्ट समझती है। द कोर्ट शैल नॉट मेक एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट इज सेटिस्फाइड। अब ऑर्डर करने के लिए कोर्ट को और फैक्टर्स जो है वो देखने होंगे, और वो क्या होंगे? सबसे पहली बात तो ये है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द विटनेस और एनी अदर पर्सन और टू प्रिवेंट एनी सीरियस डैमेज टू द प्रॉपर्टी। उसका अल्टीमेट गोल भी, स्कीम भी सारे एक्ट की गई है टू प्रिवेंट रियल एंड सिग्निफिकेंट हार्म टू द पब्लिक इंटरेस्ट, दैट द इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर इन नो सर्कमस्टांसेस वुड प्रिवेंट द अक्यूज्ड फ्रॉम रिसीविंग अ फेयर ट्रायल। अब इस ऑर्डर में ये होना चाहिए कि ये कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि अक्यूज जो है उसको फेयर ट्रायल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिप्राइव कर दिया गया। उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से, उसको अगर वो
आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं तो वो रिस्क असेसमेंट, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे फैक्टर्स को, उसका एक क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि कोर्ट ने ये बताना है, इट शुड बी मैनिफेस्टेड थ्रू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कि कोर्ट अक्यूज को प्रॉपर एंड फेयर ट्रायल करा दे रही है. That the importance of the testimony of the witness is such that in the interest of the justice, the witness ought to testify and either there is a genuine risk that witness would not testify if the order were not made. अगर ये ऑर्डर नहीं होता तो विटनेस जो है वो शहादत के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपसे वो विटनेस जो है वो प्रोटेक्शन मांग रहा है और वो मेयर्स मांग रहा है, स्पेशल मेयर मांग रहा है. अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो अदालत में नहीं आएगा. देयर वुड बी ए जेन्युइन रिस्क ऑफ रियल एंड सिग्निफिकेंट हार्म टू द पब्लिक. ये बात हमने पहले genuine risk of real and significant harm to the public interest if the witness were to testify without such an order being made. इन सारी चीजों के लिए कोर्ट ने एक और चीज भी देखनी है कि क्या जनरल राइट ऑफ अक्यूज टू नो द आइडेंटिटी ऑफ विटनेस है या नहीं है. The extent to which the credibility of the witness is likely to be an issue in the proceedings. उस विटनेस की जो एविडेंस है, उस विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में. Whether the evidence could be properly tested without the witness's identity being disclosed, whether the witness has a tendency or any motive to be dishonest. Obviously, अगर एक गवाह जो है वो डिसऑनेस्ट होगा तो उसकी शहादत की वैल्यू जो है वो नहीं होगी और इंसाफ नहीं होगा. An order made under this section shall be known as a witness anonymity order. अगर आपको ये पूछा जाता है कि सेक्शन कौन सा है प्रोटेक्शन एक्ट में, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट में, जो एनोनिमस ऑर्डर, एनोनिमिटी ऑर्डर की बात करता है, तो आप बता सकते हैं कि वो सेक्शन 14 है. जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए और जो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हमने देख ली हैं. वायलेशन ऑफ विटनेस एनोनिमिटी ऑर्डर और एनी प्रोविजन देयर ऑफ शैल बी एन ऑफेंस. अगर आप वायलेशन करते हैं या उसके इस राइट की कि उसकी एनोनिमिटी डिस्क्लोज हो जाती है, वो प्रिंट मीडिया में आ जाती है, कोई सहाफ़ी पकड़ लेता है उस बात को, उछाल देता है, दैट विल बी एन ऑफेंस एंड दैट इज पनिशेबल. ट्रायल इन जेल, ऐसे ऑफेंसेस के लिए गवर्नमेंट ये कह सकती है कि इसका जेल ट्रायल होना जो है वो करीने इंसाफ होगा. तो ये सेक्शन 15 जो है इसके बारे में बात करता है. पनिशमेंट क्या होगी? अब एनोनिमिटी ऑर्डर की जो वायलेशन करेगा, जो सेक्शन 13 की करेगा, दैट विल बी एन ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट जो है इट मे एक्सटेंड टू 3 years but which shall not be less than 30 days and with fine which may extend to rupees 5 million but which shall not be less than the rupees 100,000. That is strict imposition कि अगर आप वायलेशन करते हैं 13 और 14 की तो आपको ये हो सकती है. गवर्नमेंट obviously is in exclusive powers to make rules for the purposes of this act. So that was all